हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन क्या है? इट डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या है? यहाँ पर वर्क डन, कि टोटल कितना वर्क हुआ है। एक्चुअल प्रैक्टिस में जो हीट इंजन है उसकी कैपेसिटी होती है 5 to 25%। पर जो कार्नोट हीट इंजन है जो 8024 में स्टार्ट कार्नोट ने डिजाइन किया था, इज ए आइडियल हीट इंजन विच हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। जो इसकी कंस्ट्रक्शन है कार्नोट हीट इंजन की, इसके 4 पार्ट है। जो पहला पार्ट है वो हीट सोर्स। हीट सोर्स क्या है? जिससे हीट इंजन हीट लेगा। और जो हीट सोर्स है इसको थर्मल इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का बनाया है, ताकि जो ये इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी हो, कि इससे अगर हम हीट विड्रॉ कर रहे हैं तो इसकी अमाउंट पर कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि ये एक आइडियल हीट इंजन है। और जो दूसरा इसका हीट सिंक क्या है? कोल्ड रिजर्वायर है। ये कोल्ड रिजर्वायर है और हैविंग इनफाइनाइट कैपेसिटी हीट थर्मल कैपेसिटी। So when heat is rejected into it, there is no change in its temperature. और वर्किंग सब्सटेंस जो कार्नोट हीट इंजन में है, वर्किंग सब्सटेंस क्या है? आइडियल गैस। और वर्किंग सब्सटेंस क्या है? जो सोर्स से तो हीट लेगा और सिंक को रिजेक्ट करेगा। वर्किंग सब्सटेंस फैक्ट गैस इंक्लोज इन सिलेंडर। और जो सिलेंडर्स की वॉल्स हैं वो क्या है? परफेक्टली इंसुलेटेड। और इसका जो बेस है वो कंडक्टिंग मटेरियल का है और इसको एक अटैच किया हुआ फ्रिक्शनलेस इंसुलेटिंग पिस्टन से। इस जो 4 पार्ट है, इंसुलेटिंग पैड की जरूरत होगी। और इंसुलेटिंग पैड का क्या रोल है? इंसुलेटिंग पैड का रोल है कि जब हमें सिस्टम को आइसोलेटेड बनाना है तो हम बेस को किस पे रखेंगे? इस इंसुलेटिंग पैड पर रखेंगे। अब हम कार्नोट साइकिल को पीवी डायग्राम के फॉर्म में स्टडी करते हैं कि कार्नोट यूज ए रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस इन्वॉल्विंग 2 आइसोथर्मल चेंजेस या प्रोसेस और 2 एडियाबैटिक चेंजेस। तो जो फर्स्ट है हम वर्किंग इसकी पीवी डायग्राम पे इसकी कार्नोट हीट इंजन की वर्किंग को करके समझते हैं। ये ए इनिशियल पॉइंट है और ये बी इसका फाइनल पॉइंट है। जब प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जा रहा है, जब ए पॉइंट पे टेम्परेचर P1 हो गया, उसका वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएंगे? 0, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। बी फाइनल पोजीशन जो उसने अटेन की है एट T1 टेम्परेचर पर, P2 प्रेशर है, V2 वॉल्यूम है और T1 टेम्परेचर रहेगा। तो इसमें टोटल वर्क डन क्या होगा? W1 इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देंगे V1 से V2 P इंटू DV।
और जो वर्क डन है W1 वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये किसके इक्वल हो गया, Q1। और P की वैल्यू हमने कहा P फॉर द परफेक्ट गैस PV इज इक्वल टू RT, और यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, RT/V। इस P को हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो गया, RT/V। इसका इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन के बाद क्या, Q1 इक्वल टू W1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, log E, यहाँ इंटू में RT1, क्योंकि ये T1 टेम्परेचर पर हो रहा है, log E V2/V1। और ग्राफ में ये टोटल वर्क जो W1 है किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया इनक्लोज अंडर द कर्व AB। ये जो V एक्सिस है, वॉल्यूम एक्सिस जो B है उसको वो B पॉइंट पे मीट कर रहा है स्मॉल, और यहाँ पे A पे, तो कितना हो जाएगा, वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एरिया अंडर द कर्व ABBAA। वर्क डन क्या हो गया, ये इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ AB स्मॉल b A कि इस कंप्लीट प्रोसेस में जो एरिया इनक्लोज्ड है वो वर्क डन के इक्वल होगा। इसी तरह से हम अब जब B से C में जाएगा, ये क्या हो रही है, तो इस केस में जो हमारा सिलेंडर है हम उसको इंसुलेटिंग पैड पर रख देंगे, और ये क्या हो रही है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक क्या है कि बाहर से सिस्टम को कोई हीट सप्लाई नहीं होगी, नहीं ना ही अंदर से बाहर जाएगी। तो इसके लिए जो बेस है जो हमारा कंडक्टिंग था सिलेंडर का, उसको किस पे रखेंगे, इंसुलेटिंग पैड पर। और सेम उसी तरह से वर्क डन निकालेंगे। जब एक्सपेंशन A से B और B से C, ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कि ना ही तो सिस्टम बाहर से कोई हीट ले रहा है ना ही सिस्टम दे रहा है। तो इस केस में जो वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे T1 टेम्परेचर था, अब सिस्टम को बाहर से हीट नहीं मिल रही है, तो क्या हो, जो सिस्टम की हीट है वो उसको यूज करेगा, तो टेम्परेचर क्या होगा इस केस में, फॉल हो जाएगा। तो जो फाइनल जब C उसको अप्रोच करेगा तो टेम्परेचर क्या अज्यूम कर लिया हमने कि T2 हो गया है, प्रेशर P2 से P3 हो गया, वॉल्यूम V2 से V3 हो गया, और टेम्परेचर क्या हो गया, T1 से T2 हो गया। और वर्क डन कितना होगा इस केस में, C पे प्रेशर P3 हो गया, वॉल्यूम V3 हो गया, टेम्परेचर T2। टोटल वर्क डन निकालेंगे V2 से V3 कितना हुआ, P इंटू DV। P की इक्वेशन वही RT की फॉर्म में रखेंगे फ्रॉम द आइडियल गैस। और ये ये एक्सप्रेशन हम पहले सोल्व भी कर चुके हैं। फॉर द वर्क डन अंडर एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होगा, वर्क डन होगा W2 इज इक्वल टू
T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1। और गामा क्या है? रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। ये वर्क डन अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो डायरेक्ट वहीं से लिया है, ये B से C। तो अगर हम इन कि उस पर ग्राफ पेपर पे वो करें तो कि एरिया अंडर द कर्व किसके इक्वल हो जाएगा? V2 के। एरिया अंडर द कर्व B2C, ये C हो गया। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द कर्व, एरिया B C स्मॉल सी B B। जो एरिया अंडर द कर्व है वो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। और ये जो प्रोसेस होगा C से D, ये क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। टेम्परेचर सेम रहेगा T2, और कंप्रेस हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम V3 से V4 हो गया, प्रेशर P3 से P4 हो गया। प्रेशर क्या हो गया? P3 से P4 हो गया। और टोटल वर्क डन इसमें भी क्या है कि किसके इक्वल होगा? हीट गिवन टू सिंक। और यहाँ पर कंप्रेस कर रहे हैं तो सिलेंडर को हम क्या करेंगे? सिंक के ऊपर रखेंगे और पिस्टन को स्लोली मूव करेंगे टू कंप्रेस द गैस फॉर द प्रेशर P4 एंड वॉल्यूम V4, कीपिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क डन कितना हो जाएगा? और वर्क डन इक्वल टू होगा हीट रिजेक्टेड टू सिंक, और वो कितनी है? वो हमने Q2 मान ली कि वो Q2 रिजेक्ट कर रहा है, इक्वल टू W3 की W3 वर्क डन हो रहा है ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन। यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो क्या होगा? नेगेटिव लेंगे कि टोटल कितना वर्क डन हुआ? V3 से V4 वॉल्यूम जब चेंज हो, जब गैस कंप्रेस हो रही, इनटू में PdV। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी सेम उसी तरह से RT2 log E। ये जब इसको सोल्व करेंगे तो V4/V3 आएगा। तो जो ये नेगेटिव साइन है इससे क्या है? वो रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना फाइनल? V3/V4। और सेम वर्क डन एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा? वो C D अब एडियाबैटिक एरिया अंडर द एडियाबैटिक कंप्रेशन निकालेंगे। एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क की गैस को V4 से V1 एडियाबैटिकली कंप्रेस कर रहे हैं, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? ये क्या? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट था, ये B पॉइंट होगा एंड पॉइंट ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, और ये C पॉइंट होगा एंड पॉइंट ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन का, और ये D हो गया एंड पॉइंट ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन का, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन का। तो इस कर्व एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा? इसमें ये जो एरिया अंडर यहाँ ये D ये A इक्वल टू वर्क डन A एरिया इनक्लोज अंडर द कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन
सेम उसी तरह से इन सिस्टम को इंसुलेटिंग पैड पर रखेंगे कंटेनर को, पिस्टन से गैस को कंप्रेस करेंगे और V4 से V1 इंटू पी डॉट डी और P की क्या वैल्यू हो जाएगी, सेम उसी एडियाबैटिक एक्सप्रेशन वर्क डन अंडर एडियाबैटिक आइसोथर्मल निकालें तो W4 की वैल्यू होगी माइनस आर T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1। गामा क्या है, रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, चारों वर्क डन का सम हो गया। नेट वर्क डन क्या हो गया, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 इक्वल टू टोटल वर्क डन। As from the expression we can say that कि जो W1 है सॉरी W2 वो W4 के इक्वल है। W2 इज इक्वल टू W4। W2 क्या है, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन और W4 क्या है, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन। दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से टोटल फिर वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 प्लस W3 और W1 क्या है Q1 और W3 क्या है Q2। तो W1 क्या हो गया, टोटल वर्क Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क डन डिवाइड बाई हीट गिवन टू द सिस्टम। और Q1 तो टोटल वर्क डन क्या है Q1 माइनस Q2 और डिवाइड बाई Q1। तो एफिशिएंसी क्या निकल के आई, 1 माइनस Q2 बाई Q1। और Q2 बाई Q1 के जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किए हैं उनकी वैल्यू रख देंगे। अगर इसी एक्सप्रेशन को हम इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर निकालना चाह रहे हैं, एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, 1 माइनस Q2 बाई Q1। और Q2 और Q1 का एक्सप्रेशन क्या आया था, नीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस आर T2 log EV3 बाई V4 डिवाइड बाई आर T1 log EV2 बाई V1। जो अब अगर एडियाबैटिक कर्व को देखते हैं तो एडियाबैटिक कर्व में जो A और D पॉइंट है वो सेम उस पर लाई कर रहे हैं, सेम एडियाबैटिक कर्व पर लाई कर रहे हैं। तो सेम एडियाबैटिक कर्व पर लाई करें तो T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V4 गामा माइनस 1। और जो B और C पॉइंट है वो सेम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर्व पर लाई कर रहे हैं। तो T1 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा माइनस 1। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो दोनों से क्या कंक्लूड निकल के आया, कंक्लूजन की V1 क्या हो गया, दोनों को डिवाइड करने की V1 बाई V2 इज इक्वल टू V3 बाई V4। ये वैल्यू यहाँ रख दी तो यहाँ से एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई, 1 माइनस T2 बाई T1। एफिशिएंसी किसकी फॉर्म में आ गई, टेम्परेचर की फॉर्म में आ गई। जो A और D है वो लाई ऑन द सेम एडियाबैटिक कर्व। तो जो A के पैरामीटर हैं, A के क्या है, जब A पॉइंट पर कोई भी थर्मल प्रोसेस है P1 V1 T1 और जो D है उसके क्या है P4 V4 T2। तो दोनों ही एडियाबैटिक इक्वेशंस को
सेटिस्फाई करेंगे, जो दोनों P4V4T2 और दोनों की सेम इक्वेशन होगी। सेम उसी तरह से जो B C है वो B और C सेम एडियाबैटिक एक्सपेंशन पर लाई कर रहे हैं, तो जो एडियाबैटिक इक्वेशन है ये इन दोनों P2V2T1 और P3V3T2 थर्मल पैरामीटर्स के केस में सेम रहेगी। तो यहाँ से हमने V1 V2 V3 चारों वॉल्यूम्स में रिलेशन डिराइव कर दिया और उसको जो एफिशिएंसी की इक्वेशन है उसमें रख दिया। वहाँ से इक्वेशन किस फॉर्म में निकल के आ गई, टेम्परेचर की फॉर्म में निकल गई। अब कुछ डिस्कशन है कि जो एफिशिएंसी है कार्नोट हीट इंजन की, जो इक्वेशन है कार्नोट हीट इंजन की क्या है, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 और T2 टेम्परेचर है सिंक का, T1 है सोर्स का। तो T2 इज लेस देन T1 अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो T2 क्या होगा, T1 से लेस होगा, तो यहाँ पर एफिशिएंसी क्या होगी, लेस देन 1। तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती। अगर T2 इज इक्वल टू T1 है, वहाँ पर नीटा की वैल्यू क्या होगी एफिशिएंसी की, 1। तो इस T2 इक्वल टू T1 है, ये पॉसिबल नहीं है कि सिंक और सोर्स दोनों का सेम टेम्परेचर सेम उस पर रखा हुआ है, तो वो क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो T2 मस्ट ऑलवेज बी लेस देन T1। अगर T2 को हमने 0 टेम्परेचर पर रख लिया और T1 को इनफाइनाइट टेम्परेचर पर रख लिया, उस केस में भी एफिशिएंसी क्या आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। और यहाँ पर अगर हम ये कहें कि T2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी और T1 इज इक्वल टू 0 और T2 इज इक्वल टू 0 और T1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जो दोनों ही केस है कि तो उस केस में हमारी एफिशिएंसी क्या आ रही है, 100% आ रही है या फिर इन्फिनिटी आ रही है। तो ये दोनों ही इम्पॉसिबल केस है। कार्नोट हीट इंजन की प्रैक्टिकल उस पर 100% एफिशिएंसी नहीं होगी। तो सोर्स और सिंक आर एट द सेम टेम्परेचर, एफिशिएंसी हीट इंजन इज 0। नहीं तो T1 इज इक्वल टू T2 हो सकता है। अगर T1 इज इक्वल टू T2 है तो एफिशिएंसी क्या आ गई, 0। तो ऐसे हीट इंजन के बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि जिसकी एफिशिएंसी 0 की हीट आप उसको दे रहे हैं, अपने को कोई वर्क डन नहीं, मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिल रही। और ना ही हम T1 को 0 टेम्परेचर पर रख सकते। अगर T1 को 0 पर रख रहे हैं तो एफिशिएंसी क्या होगी, इन्फिनिटी। और ना ही सोर्स के टेम्परेचर को हम इन्फिनिटी कर सकते हैं। अगर सोर्स के टेम्परेचर को इन्फिनिटी कर रहे हैं तो एफिशिएंसी क्या होगी, इन्फिनिटी, मीन्स मैक्सिमम बियॉन्ड द लिमिट। तो ये इम्पॉसिबल पैरामीटर है। सेकंड जो पॉइंट है, एफिशिएंसी किस चीज़ को इन्वॉल्व कर रही है, 1 माइनस T2/T1, सोर्स के टेम्परेचर को और सिंक के टेम्परेचर को। तो जो वर्किंग सब्सटेंस है वो किस नेचर का है, उस पर इंडिपेंडेंट है। एफिशिएंसी किस चीज़, कौन से दो टेम्परेचर पर डिपेंड करे कि सोर्स और सिंक का टेम्परेचर क्या है। तो जो हीट वर्किंग सब्सटेंस है उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो अगर डिफरेंट नेचर के वर्किंग सब्सटेंस लेके सिंक और सोर्स का टेम्परेचर हम सेम रखते हैं तो सभी हीट इंजन की एफिशिएंसी सेम आएगी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पर इंडिपेंडेंट है। तीसरा क्या है कि जो कार्नोट साइकिल है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई, फिर एडियाबैटिक आइसोथर्मल कंप्रेशन हुई और फिर एडियाबैटिक
कंप्रेशन हुई, फिर वो उसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। इस तरह से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हुए और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस हुए। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या है, वो शुड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो जो ये प्रोसेस जो हो रहा है वो बहुत स्लोली होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोसेस फास्ट है, फास्ट प्रोसेस में हीट फ्रिक्शन की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी और अनदर फॉर्म में हो जाएगी। तो जो इतना स्लो प्रोसेस है कि थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, एक्चुअल प्रैक्टिस में ऑब्टेन करना मुश्किल है। नेक्स्ट जो है, जो कार्नोट हीट इंजन है वो हीट सोर्स भी चाहिए उसको, हीट सिंक भी, दोनों इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी के। तो इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी के सोर्स और सिंक को डेवलप करना प्रैक्टिकल कंडीशन पर पॉसिबल नहीं है, एक टफ टास्क है ये। और एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड बॉडी। जो कार्नोट हीट इंजन रिक्वायर द वर्किंग सब्सटेंस टू बी कंटेन्ड इन द सिलेंडर विच इज परफेक्टली हैविंग परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स एंड पिस्टन। और जो बॉटम है उसका वो क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग। तो इस तरह का कोई भी मटेरियल अवेलेबल जो प्रैक्टिकली 100% नॉन कंडक्टिंग हो कि वो या प्रैक्टिकली 100% कंडक्टिंग हो। जो रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर हैव सेम एफिशिएंसी, चाहे उसका कोई भी वर्किंग सब्सटेंस यूज कर खाओ। तो आइडियली कार्नोट हीट इंजन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल कंडीशन पर। ये एक अजम्पशन है कि अगर इस तरह से अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है उसमें एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये एक जो कार्नोट हीट इंजन है एक आइडियल हीट इंजन है, क्योंकि ना तो हम डिसिपेट ऑफ हीट को रोक सकते हैं और सिस्टम को हमेशा हम थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकते। उसके लिए बहुत एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस करवाने के जो इम्पॉसिबल है। और सोर्स और सिंक को हम इनफाइनाइट टेम्परेचर पर नहीं रख सकते, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी के नहीं डिजाइन कर सकते, क्योंकि जो नेचुरल अकरेंट मटेरियल है उनकी एक लिमिटेड थर्मल कैपेसिटी है और मटेरियल जो सिलेंडर की वॉल्स है वो परफेक्टली इंसुलेटिंग होनी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो ये हीट इंजन कार्नोट ने डिज़ाइन किया वो क्या है, एक आइडियल हीट इंजन है। और जो आइडियल हीट इंजन है आइडियल हीट इंजन और सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स कनेक्टेड है। जो आइडियल हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो क्या, 1 - T2/T1। अगर हम ये कह दें कि जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है T1 = T2, दोनों सिंक ऑल्सो सेम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं, तो यहाँ से एफिशिएंसी क्या आ गई, 0 आ गई। कोई मतलब हीट हम उसको सप्लाई कर रहे हैं पर हमें आउटपुट या फिर मैकेनिकल एनर्जी कुछ भी ऑब्टेन नहीं हो रही। और ना ही हम ये कह सकते कि जो सिंक है उसका टेम्परेचर ग्रेटर देन T1 है। अगर T2 ग्रेटर देन T1 है तो एफिशिएंसी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो जो नेगेटिव एफिशिएंसी है किसी भी हीट इंजन की पॉसिबल है कि हमने हीट दी और मैकेनिकल वर्क ना होकर वो कहीं और उस फॉर्म में डिसिपेट होगी। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है कि जो हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर।